वंदना भैया जी, वंदना भैया। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज अपन अभी 3 दिन तक जो अपन ने पहले दिन से पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी स्वर संधि अपन पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। बहुत सारा हमारे द्वारा भी नहीं पढ़ा गया है, हम केवल अपना रिवीजन करने के लिए आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत बताया गया है तो आप हमें बता सकते हैं। ये डिस्कशन है ना, कक्षा जैसी नहीं है कि हमें आता है और हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो आपको आता है वो हमें सीखना है, जो हमें आता है वो आपको सीखना है, ठीक है। और जो हमने अभी सीखा है इतने दिनों में, तो वो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, और सबसे पहले हमको ये पढ़ने का मौका मिला था आचार्य अमित सागर जी की शिष्या, नहीं, आचार्य अजित सागर जी की शिष्या आर्यका श्री चंद्रमती जी दक्षमती जी, उनसे सबसे पहले पढ़ने का मौका मिला था संस्कृत। फिर उसके बाद निर्यापक श्रमण श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि विद्यासागर जी महाराज जो कि सन्मति सागर जी के शिष्य हैं, उनसे भी इस विषय में काफ़ी जानकारी मिली। फिर उसके बाद पूज्य सुधा सागर जी महाराज, उनसे इस विषय में काफ़ी जानकारी मिली। फिर उसके पश्चात पूज्य आचार्य जो वर्तमान में आचार्य हैं, उस समय निर्यापक थे, पूज्य समय सागर जी महाराज, उनसे भी इस विषय में काफ़ी सीखने को मिला। और उनके पश्चात पूज्य अभिनंदन सागर जी महाराज, और उनके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य अभय सागर जी महाराज और पूज्य निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज, इनसे हमको संस्कृत सीखने का मौका मिला। इन सभी का उपकार हमारे ऊपर है। और बाल ब्रह्मचारी प्रदीप पीयूष भैया जी ने भी हमको पढ़ाया है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। तो लेकिन कंटिन्यू हम कहीं भी नहीं पढ़ पाए, तो थोड़ा थोड़ा सभी जगह से सीख पाए, और अभी भी पूरा नहीं हुआ। और वर्तमान में आचार्य सुविधि सागर जी महाराज, उनसे भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। तो एक लक्सर कक्षा नहीं हुई है अभी तक, तो इतना ज़्यादा हमें भी नहीं पता, सभी के पास से थोड़ा थोड़ा लिया है। तो जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और कहीं पे भी आप हमें टोक सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो आज अपन जो प्रारंभ कर रहे हैं कि मूल रूप से हमें कातंत्र से पढ़ना है। तो कातंत्र जो है वह जैन व्याकरण है। और आपने यदि कातंत्र की पुस्तक पे पढ़ा होगा तो सर्ववर्म आचार्य द्वारा रचित यह कातंत्र व्याकरण है। कातंत्र व्याकरण जो है वह कलाव व्याकरण से आई है। कलाव व्याकरण में बहुत सारे सूत्र थे, उनमें से कुछ सूत्रों को लेके कातंत्र व्याकरण बनाई गई, और आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की गई। अन्य मतों में पाणिनि व्याकरण होती है, अष्टाध्यायी होती है, लघु सिद्धांत कौमुदी होती है। तो बहुत से लोगों की, यहाँ तक कि कई अच्छे अच्छे विद्वानों की भी ये धारणा होती है कि जो जैन व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण है, उसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है। और जो अष्टाध्यायी और आपकी पाणिनि व्याकरण आदि होती हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि होती है, उसमें ज़्यादा सूत्र हैं, उसमें ज़्यादा शब्दों का खुलासा मिलता है। तो इसलिए बहुत से विद्वान ऐसा बोलते हैं कि आप अष्टाध्यायी पढ़िए या आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, और बहुत से लोग इस पर जोर भी देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अष्टाध्यायी जो कि वैष्णव मत में चलता है, उसके कुछ सूत्रों को लेके लघु सिद्धांत कौमुदी बनी। इसी प्रकार कलाप व्याकरण के कुछ सूत्रों को लेके कातंत्र व्याकरण बनी। कलाप व्याकरण में से, जस्ट अ मिनट,
कलाप व्याकरण में बहुत सारे सूत्र हैं, उसके कुछ सूत्रों को लेके कातंत्र व्याकरण मिली। कातंत्र व्याकरण जो है वह उनके लिए बनाई गई जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत सीखना चालू किया है। आप और हमारे जैसे लोगों के लिए यह कातंत्र व्याकरण की रचना आचार्य महाराज ने की। ये उन लोगों के लिए है जो शून्य से प्रारंभ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये उनके लिए जो बिल्कुल, जिनके लिए ABCD कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, आपके और हमारे जैसे लोग जिनकी मतलब कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए ये बाल बोधाय कथ्यते, बालकों के लिए ये कही जा रही है। तो इसमें स्वाभाविक है कि ये तो प्राइमरी क्लास है कातंत्र व्याकरण। कलाप व्याकरण जो है, जैनेन्द्र व्याकरण जो है, वो ऊपर के लेवल की है। तो अगर हम ये कहते हैं कि कातंत्र व्याकरण में पूरे सूत्र नहीं है, आप देखो अन्य मतों में अष्टाध्यायी में पूरे सूत्र हैं, तो आप अष्टाध्यायी का कातंत्र व्याकरण के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपकी स्थिति वही है कि आप कॉलेज के बच्चे का कंपैरिजन एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से करेंगे। आपको यदि कॉलेज के बच्चे का कंपैरिजन करना है, उसकी तुलना करनी है, तो कॉलेज के ही बच्चे के साथ की जाएगी। अगर आपको अष्टाध्यायी की तुलना करनी है तो आपको कलाप व्याकरण के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अगर आप पूर्ण ग्रंथ लेंगे पूर्ण सूत्रों के साथ, तो यहां पर भी पूर्ण सूत्रों के साथ लेना पड़ेगा। तो कलाप व्याकरण, इसके कुछ सूत्र लेके कातंत्र व्याकरण की रचना हुई है। कलाप व्याकरण में जो सूत्र हैं, कातंत्र व्याकरण में जो सूत्र हैं वे कलाप व्याकरण के ही हैं, ठीक है। और जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा लिखी हुई है, तो उसमें भी पूरे सूत्र उपलब्ध हैं। तो यदि कभी आपको ऐसा सुनने में आता है कि कातंत्र में पूर्ण सूत्र नहीं है, तो ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। लेकिन कातंत्र प्रारंभिक अवस्था है, आपको जैनेन्द्र व्याकरण कलाप व्याकरण तक जाना है, वरना आप कल को बहुत से मतलब कई लोगों के मुख से सुनने में आता है, कई जैन विद्वान भी हैं जो कहते हैं कि भैया कातंत्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो। तो ये बार बार लगता था। फिर एक बार तिल्दा नेवरा की बात है, आचार्य महाराज के सामने हमने बोल दिया कि आचार्य जी कातंत्र में ज़्यादा कुछ नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी पढ़ते हैं। तो उसमें सब आचार्य जी एकदम कहने लगे आपको पता क्या है कहने लगे कि भैया कातंत्र तो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, आप जैनेन्द्र व्याकरण पढ़िए, फिर आप बताना किसमें कितने सूत्र हैं। कहने लगे कि आचार्यों के प्रति हमारा बहुमान रह कहाँ जाएगा? फिर पूर्वाचार्यों ने कितना प्रयास करके, कितनी मेहनत करके, पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे होंगे, उसमें से ये 2-3 व्याकरण के ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। और यदि हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो वो भी उपलब्ध नहीं होंगे। वर्तमान में हम देखते हैं तो जैनेन्द्र व्याकरण के बहुत कम विद्वान उपलब्ध हैं, कातंत्र के तो तब भी उपलब्ध हैं, और कलाप व्याकरण के तो विरले ही हैं। तो ये जो विद्वानों की संख्या ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी के इतने विद्वान उपलब्ध हैं कि बनारस भरा हुआ है उससे। आप नेट पे देखेंगे तो नेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं इन चीज़ों के। तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पूर्वाचार्यों की वाणी जो हमको उपलब्ध हुई, उन्होंने ये सोचो, वे पूर्वाचार्य हैं ये, तमिलनाडु आप जाके देखो, जो शिलाओं पे सोते थे, जो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, उन्होंने ग्रंथ लिखने का आरंभ किया अर्थात कलम से लिखा, तो वह भी आरंभ था उनके लिए बहुत बड़ा आरंभ था वो। लेकिन उन्होंने किस कारण से वह आरंभ किया? हम जैसे लोगों के ऊपर करुणा करके, कि आगे जो लोग आएंगे उनको कौन होगा पढ़ाने वाला, तो उनके पास ये ग्रंथ उपलब्ध रह जाएं, वो लोग कुछ सीख लें, कुछ कर लें। कितनी करुणा रही होगी उनके मन में, तो उस करुणा के कारण उन्होंने अपना समय, वरना वो उस समय में सामायिक आदि करते तो कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते। इन ग्रंथों को लिखने के माध्यम से भी उन्होंने कर्मों की निर्जरा ही की और पुण्य का आश्रय किया। लेकिन ये ग्रंथ लिखने से उनका क्या कल्याण हुआ? ये ग्रंथ तो हमारे कल्याण के लिए लिखे गए, क्योंकि उनको तो पहले से ही आती थी, उनको जो आता था वो उन्होंने लिखा, तो उनको तो आता ही था। लेकिन हमारे ऊपर करुणा करके उन्होंने लिखा और
हमको ये प्राप्त भी हुआ, लेकिन आप ये सोचो कि हमारे कहीं ना कहीं कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है कि ये ग्रंथ हमें मिले, ये ग्रंथ हमें मिले, इनको पढ़ने की बुद्धि हमको मिली। कभी हमने भावना भाई होगी कि हमको ये सब पढ़ने को मिले, और उस भावना के फलस्वरूप जो हमने पुण्य का आश्रय किया होगा, जो हमने ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा की होगी, उसके माध्यम से ये सब हमको मिला। अब लेकिन अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो हमारी स्थिति क्या होगी? तो वही है कि ये पुण्य से हमको मिला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आ जाएगा। सन 2015 में जबलपुर में ग्रीष्मकाल चल रहा था। उस समय गुरुजी के सम्मुख, आचार्य भगवान के सम्मुख चर्चा हुई थी कि अजय जी कभी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो 3-4 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद ऐसा लगता है इसको बंद करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझ में आना बंद हो जाता है। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण लिया, कहने लगे आप लोगों ने कभी इंक पेन से लिखा है? अब तो बच्चे लिखते ही नहीं, अब तो पायलट पेन, डॉट पेन रहते हैं, है ना, जेल पेन रहते हैं। पहले इंक पेन से लिखा जाता था, आप सभी लोगों ने लिखा ही होगा। तो वे कहने लगे, कुछ लोगों ने कलम से भी लिखा होगा। तो वे कहने लगे कि जब आप इंक पेन से लिखते थे तो शुरू में वो खुरदरा चलता था। तो जब वो खुरदरा चलता था तो क्या करते थे आप उसको वापस रख देते थे क्या, और नया पेन उठा लेते थे क्या? तो अगर आप ऐसा करोगे कि वो पेन खुरदरा चल रहा, उसको वापस रख दिया, एक नया पेन उठा लिया, अब नया पेन भी खुरदरा चलेगा, फिर हमने उसको वापस रख दिया, फिर नया पेन उठा लिया, आप जितने नए इंक पेन उठाओगे सभी के सभी खुरदरे चलेंगे। लेकिन अगर आप उसी पेन से थोड़ी देर तक लिखते रहोगे तो 1-2 दिन में वो पेन स्मूथ चलने लगेगा। इंक पेन की ये खास बात होती थी कि वो चलते चलते स्मूथ हो जाता था। तो गुरुजी ने कहा ऐसा ही यहाँ है, आप पढ़ोगे, शुरू में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रहोगे, अपनी धारा प्रवाह बनाए रहोगे, तो धीरे 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 करके यही आपको स्मूथ और सरल लगने लगेगा। यही प्रक्रिया होती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को भक्तामर जी कंठस्थ होगा। जब आप लोगों ने पहली बार भक्तामर जी पढ़ा होगा तो ऐसा लग रहा होगा क्या है ये, कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे काव्य, 48 काव्य। आज की डेट में भक्तामर का पाठ शुरू होता है, आप धड़ाधड़ चालू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ते रहे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे लेकिन लगातार चलेंगे। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे और लगातार चलता है वह अंत में अवश्य जीतता है। तो ये आचार्य महाराज के ही सूत्र हैं, जो सूत्र हम सभी को प्राप्त हैं, और हम भी अगर धीरे धीरे धैर्य के साथ लेकिन लगातार चलेंगे तो हम इसको पूर्ण कर लेंगे। बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, शादियों में जाना रहता है, आप लोगों को कहीं यात्रा पे जाना रहता है, सभी जगह जाना रहता है ना। तो कई बार स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो कैसे कंटिन्यूटी बने? संस्कृत में एक विशेष बात है कि संस्कृत का स्वाध्याय जब छूटता है तो वो लंबे समय के लिए छूटता है। पूज्य सौम्य सागर महाराज जी कहा करते थे कि संस्कृत का 1 दिन का गैप 5 दिन के गैप के बराबर होता है। आपने अगर 1 दिन की कक्षा छोड़ी मतलब आप 5 दिन पीछे चले गए। अभी अपने पास ये सुविधा उपलब्ध है कि अपन रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, तो अगर आपकी कक्षा किसी कारण से छूटती है, आपका स्वाध्याय किसी कारण से छूटता है, तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग सुनिए। इसलिए नहीं कि ये रिकॉर्डिंग सब में फैले, इसलिए कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, वरना फिर 1 दिन की छूटेगी, 2 दिन की छूटेगी, तीसरे दिन आप ज्वाइन करेंगे, समझ में नहीं आएगा, आप सब छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए सामान्य से क्या होता है, संस्कृत का स्वाध्याय चालू होता है, 10 लोग अगर स्टार्ट करते तो एक व्यक्ति अंत में आखिरी में मुश्किल से बचता है। तो ऐसी स्थिति ना हो। अब लेकिन हम क्या करें? तो हम यात्रा में जाते हैं, हम घर में कोई उत्सव आदि होता है, तो जिस प्रकार हमारा देव दर्शन का नियम है, हमारा पूजन का नियम है, भोजन का नियम है, हम उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो उसी प्रकार आप भले ही 15 मिनट का स्वाध्याय करें, आप 15 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लें, लेकिन आप गैप ना करें। ये हमारा निवेदन है आप सभी से। अगर आप गैप करेंगे
तो बहुत बुरी स्थिति होती। पूर्व में हमने कई बार संस्कृत का स्वाध्याय चालू किया, हमने स्वयं भी गैप किया कई बार, और फिर उसके बाद वो छूटता है तो महीनों छूट जाता है। ये स्थिति होती है, उसको वापस कवर अप करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए कुछ भी स्थिति हो, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा एडजस्ट करके, इसको टाइम से नहीं आ पा रहे हैं आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है, तो ये सब तो हम आपको एक भूमिका बता रहे थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, ये सब बोर हो रहे हैं, अपन संस्कृत पढ़ने बैठे थे, अपन शुरू करते हैं। ठीक है, भैया जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई आपने। ये जरूरी है बहुत। हाँ ठीक है, नाश्ता ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्लास चालू वैसे भी करते हैं। आचार्य जी की बातें सुनने में तो ऐसे लगता है कि बस सुनते ही रहो। हाँ, तो सबसे पहले हम पहले दिन से ही चल रहे हैं कि आप लोग जो स्कूल में पढ़े होंगे 12 खड़ी, अपन वहाँ चलते हैं। 12 खड़ी में आपने देखा होगा आ आ ई ई उ ऊ का खा गा गा ऐसे करके पूरे होते थे, तो इनको हम कहते वर्ण। सबसे पहले हमारी बात हुई थी संज्ञा पे। संज्ञा क्या होता है? जिसके द्वारा किसी को जाना जाता है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषाएं हमने बचपन में याद की। हमने किसी के लिए कहा राम, तो ये राम उसकी संज्ञा है। हम बोलेंगे राम तो वह व्यक्ति सुनेगा, है ना। हमने बोला पुरुष, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। जब हमने कहा सभी पुरुष खड़े हो जाएं, तो सभा में जितने भी पुरुष वर्ग थे वो खड़े हो गए, राम भी खड़ा हो गया। लेकिन हमने कहा राम खड़ा हो जाए तो केवल राम खड़ा होगा। हमने कहा सभी पुरुष खड़े हो जाएं तो केवल पुरुष वर्ग खड़ा हो जाएगा। और सभी जैन खड़े हो जाएं तो पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी खड़े हो जाएंगे जो जैन हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपने भिन्न भिन्न प्रकार की संज्ञाएं हैं, है ना। यदि मैं इस कक्षा में कहूं कि सभी महिलाएं म्यूट हो जाएं या सभी महिलाएं कुछ बोलें तो केवल महिलाएं बोलेंगी। मैं कहूं सभी पुरुष बोलें तो केवल पुरुष वर्ग बोलेगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके बोलूं तो वह व्यक्ति विशेष बोलेगा। तो ये क्या है? ये संज्ञाएं हैं जिनके नाम से, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है कि किस चीज के विषय में चर्चा चल रही है। तो ऐसी ही संज्ञाएं हमने वर्णों में दी हैं। ये वर्ण क्या हैं? तो वर्ण जो हैं, वर्ण जो आपके आ आ ई ई ये सब वर्ण होते हैं। तो पहली संज्ञा तो हो गई वर्ण। और ये वर्ण जो हैं, इन वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है? कल हमने आपको डिक्शनरी दिखाई थी, आप लोगों ने शायद सभी ने डाउनलोड कर ली। इस डिक्शनरी में देखिए, आप एक डमरू में से ये शब्द निकलते हुए आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। ये डिक्शनरी में डमरू में से शब्द निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अन्य मतों का ये मानना है, पाणिनि आदि व्याकरण में, अष्टाध्यायी आदि में ये मानना है कि वर्णों की जो उत्पत्ति हुई वो डमरू बजा, और डमरू बजने से, क्योंकि उसमें से ध्वनि तो निकलती है, तो वो जो शब्द निकले उसके माध्यम से वर्णों की उत्पत्ति हुई। कातंत्र और जैनेन्द्र व्याकरण, जैनाचार्यों का यह कहना है कि वर्ण जो हैं वह अनादिकाल से सिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से तो दिव्य ध्वनि चल रही है। तो दिव्य ध्वनि कैसे हुई? और आप देखें वचन बल तो अनादिकाल से है, तो वचन बल किस चीज का फिर? तो ये वर्ण अनादिकाल से हैं, ये स्वसिद्ध हैं, इनकी किसी ने रचना नहीं की है। अब वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो यहां पर आपके 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और इन दोनों का सम कर देते तो कितना आ जाता है? 47। ये आपके वर्ण होते हैं। 14 स्वर, 33 व्यंजन और 47 वर्ण। तो अगर मैं कहूं वर्ण, तो पूरे के पूरे 47 के लिए नियम लागू होगा। अगर कोई नियम स्वर के लिए कहा जा रहा है तो वो ये 14 स्वरों के लिए लागू होगा, और अगर कोई नियम व्यंजन के लिए कहा जा रहा है तो वह नियम व्यंजनों के लिए, 33 व्यंजन के लिए लागू होगा। ठीक है, आपके पास 3 संज्ञाएं हो गई। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे अभी क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। वर्ण, स्वर और व्यंजन, ये 3 संज्ञाएं हमारे पास हो गई। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं।
अभी हम स्वर के और आगे भेद करेंगे। स्वर में हमने अ, आ, ई, उ, ऊ, री, यहां तक के स्वर तो आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे। अब इसके बाद कुछ स्वर, 3 स्वर और हैं जो आपने हिंदी की पुस्तकों में नहीं देखे होंगे। दीर्घ री और दीर्घ री। तो ये जो 3 स्वर हैं ये सामान्य से आपने हिंदी की पुस्तकों में भी नहीं देखे। किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें। तो ये 3 स्वर आपने हिंदी में नहीं देखे होंगे, ये भी संस्कृत में होते हैं। सॉरी, ये 2 रह गए, ओ औ। अभी अपन आ रहे हैं उस पे। अभी हमारे 14 पूरे नहीं हुए, 2 नहीं 4 रह गए, अभी 10 हुए है ना, 14 करने। तो ये जो 10 स्वर हैं, इन 10 स्वरों में इनकी संज्ञा जो है, स्वर तो हैं ये, इनकी संज्ञा समान भी है। अगर हम समान कहते हैं तो ये 10 स्वरों की बात हो रही है, ठीक है। समान कितने हैं? 10। और स्वर कितने थे? 14। तो 14 स्वरों में से 10 स्वर जो हैं उनकी संज्ञा समान है। वो कौन से हैं? शुरू के 10, आ ई उ री ली। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो इसमें 2-2 के पेयर बनाएंगे। 2-2 के पेयर किसके? पहले दूसरे के। आ ई उ री ली। किसके अंदर पेयर बनाने? केवल जो 10 हैं, जो समान हैं, उनके अंदर 2-2 के पेयर बनाए। इन पेयरों की संज्ञा है सवर्ण। सवर्ण मतलब ये एक ही वर्ण के हैं। सवर्ण, ये एक ही वर्ण के हैं। तो आ और आ आपस में सवर्ण है। ई और ई ये भी आपस में सवर्ण है, ठीक है। उ और उ ये भी सवर्ण है। री और री ये भी सवर्ण है। ली और ली ये भी सवर्ण है। ये 2-2 के पेयर होते हैं सवर्ण के। ये जो 10 हैं समान, इनमें सवर्ण के 2-2 के पेयर होंगे, ठीक है। तो कितने पेयर होंगे? 2-2 के 5 पेयर। तो 2 गुणे 5, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न? पहले हमने पढ़ा स्वर 14, व्यंजन 33, कुल मिला के 47 वर्ण। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रश्न होगा। फिर हमने पढ़ा जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, जो लोग आज नए ज्वाइन किए, कोई ऐसा है जिसकी पहली बार आया हो? मेरी सेकंड क्लास है आज। अच्छा, ओके। एक कल ली थी मैंने, एक आज ली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न? क्लियर। तो अपन ने कितनी संज्ञाएं पढ़ ली? एक बार अपन रिवीजन कर लेते। हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण कितने थे? 47। हमने पढ़ा स्वर। स्वर कितने थे? 14। हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन 33। हमने पढ़ा समान। समान 10। और हमने समान और सवर्ण एक ही चीज होगा क्या? नहीं, समान 10 हैं और सवर्ण हो गए 2-2 के पेयर 5। जैसे हमने कहा ई का सवर्ण, तो ई का सवर्ण ई ही है। ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन समान संज्ञा में तो आपके पूरे 10 है ना। आ की भी है, लेकिन आ ई के साथ सवर्ण नहीं है। स्वर के अंदर समान, समान के अंदर सवर्ण।
स्वर के अंदर 10 समान है और समान के अंदर 2-2 सवर्ण है। हाँ, 2-2 सवर्ण के कितने पेयर हैं? 5, 5 है ना? भैया जी, फिर असवर्ण किसको बोलेंगे? आ रहे अपन, उस पे भी आ रहे। अभी पहले ये क्लियर है? जी। हैं? अब अपन एक और चीज देख लें यहाँ पर। अपन जैसे ये ऊपर थे, इन सवर्णों को हम कैसे बोलेंगे? ये हो गया अवर्ण। अवर्ण अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये आ और आ, ये जो 2 सवर्ण हैं, ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। यहां हम कहेंगे एवर्ण। एवर्ण का मतलब है ई और ई। उवर्ण। ओवर्ण। उवर्ण का मतलब है उ और उ। यदि हमने कभी कहा उवर्ण तो आपके दिमाग में उ और उ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आने चाहिए। जब हम वर्ण कह रहे हैं तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों आएंगे। ठीक है? तो ये याद रखिए, जब भी ये सवर्ण में अवर्ण, एवर्ण, उवर्ण, ऋवर्ण, लृवर्ण, इनमें किसी की भी बात होगी तो ये दोनों आएंगे, ह्रस्व और दीर्घ। और यदि मैं कहता हूं अकार, अकार, तो इसमें जब भी हम कार लिखें किसी के पीछे तो जो पहला वाला अक्षर है बस वही आएगा, आ अकेला, है ना? और यदि हमने कहा आकार, आएगा बड़ा आ है। बड़ा नहीं, दीर्घ। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा एकार तो ई अकेला आएगा। हिंदी में पहले ऐसे ही पढ़ते थे भैया जी, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ऐसे पढ़ते थे। हाँ, तो अकार अ, आकार आ, इकार ई, ईकार, ईकार, ये आपकी हो जाएगी ई। तो इस प्रकार जब भी हम वर्ण बोलेंगे किसी चीज में लगा के, है ना, तो वर्ण में आपके 2 आएंगे, ह्रस्व और दीर्घ। और कार बोलेंगे तो एक अकेला आएगा। ठीक है? वर्ण मतलब समूह और कार मतलब सिंगल। ठीक है? ये क्लियर? ये सब चीजें अपन जब नियम बोलेंगे उस समय प्रयोग होंगी। हमने कहा स्वर के सामने सवर्ण हो तो ऐसा होगा, तो अब आप स्वर क्या होता है, सवर्ण क्या होता है, ये सोचने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए अपन ने ये संज्ञाएं कर ली अभी। ठीक है? अब पुनः हम इस पे आ रहे हैं। ये जो अपन ने किए थे 10, इन 10 में हम इसके 2 भाग कर लें। अभी हमने हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, अब वर्टिकली कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं, 5-5 के 2 समूह बनाए। अभी हमने क्या किया था, 2-2 के 5 समूह बनाए थे। अब हम 5-5 के 2 समूह बना रहे हैं। जितने सवर्ण हैं उनमें जो पहले वाला है वो कहलाएगा ह्रस्व। तो ये 5 हो गए आपके ह्रस्व, और पिछला वाला अगला जो इसका कहलाएगा वो कहलाएगा दीर्घ। तो एक ह्रस्व और एक दीर्घ से मिलके एक सवर्ण बनेगा, है ना? आ ह्रस्व आ दीर्घ, ई ह्रस्व ई दीर्घ, उ ह्रस्व उ दीर्घ, री ह्रस्व री दीर्घ, री ह्रस्व और री दीर्घ। ठीक है? तो 5 ह्रस्व और 5 दीर्घ। ये ह्रस्व और दीर्घ जो हैं ये आपके किसके अंदर है? सब समान के अंदर। ये जो 10 समान हैं, इन 10 समान के अंदर की ही बात चल रही है। इन 10 समान में आपके सवर्ण भी आए, इन 10 समान में आपके ह्रस्व और दीर्घ भी आ गए। ठीक है? तो भैया जी आपको समझ में आया? दीपक भैया, अपन ने ए आई ओ औ क्यों नहीं लिया अभी? हाँ जी भैया, है ना? ठीक है, उसकी हम अलग से। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई प्रश्न किसी को? नहीं, ठीक। ठीक है, आगे चलें। तो अब अपन ने 2 चीजें और पढ़ ली। पहला अपन ने पढ़ा था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब अपन ने छठवां क्या पढ़ लिया? ह्रस्व। तो ह्रस्व कितने हैं? ह्रस्व हैं 5, और दीर्घ कितने हैं? 5। ठीक है, तो ये अपने इतनी संज्ञाएं अपन ने पढ़ ली। इनमें किसी को कोई डाउट?
आगे चलें। अब बात आ रही असवर्ण की, है ना। असवर्ण पूछ रहे थे आप, तो असवर्ण क्या कहलाएगा, देखते हैं अपन। देखो, अपन ने उस दिन एक बार चर्चा की थी कि हिंसा, हिंसा में हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अहिंसा। तो जब हम आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वह विरोधी शब्द हो जाता है ना। हिंसा का विरोधी शब्द क्या है, अहिंसा। परिग्रह का अपरिग्रह, ठीक है ना। तो ये विरोधी शब्द हो जाते। तो आपने यहां कहा सवर्ण, तो सवर्ण का विरोधी क्या, असवर्ण, है ना। तो सवर्ण मतलब जो उस वर्ण का है, ठीक है ना। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो सवर्ण कितने हैं, दो, क्योंकि उस वर्ण के कितने होंगे, दो ही होंगे ना। हाँ, पेड़, हाँ, पेड़ दो का। तो असवर्ण कितने होंगे, इन दो को छोड़ के बाकी सारे असवर्ण। तो 14 स्वर थे, 14 में से दो चले गए, तो 12 जो रहेंगे वो असवर्ण रहेंगे। तो यदि मैं कहूं इवर्ण का, इवर्ण में क्या क्या आ जाएगा, ह्रस्व और दीर्घ। कितने आ गए, दो। इवर्ण का असवर्ण, तो इवर्ण के असवर्ण कितने हो जाएंगे, 14 में से दो गए 12। तो क्या क्या हो जाएंगे, 14 स्वरों में ये ई और ई, इनको छोड़ के बाकी जो 12 स्वर बचेंगे वो असवर्ण। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया था जो सवर्ण है वो समान के अंदर है, तो समान तो हमारे 10 ही हैं, तो ये असवर्ण 12 क्यों काउंट कर रहे हैं, मतलब 14 में से क्यों 2 कर रहे हैं, मतलब 10 में से 2 होना चाहिए ना। नहीं, देखिए क्या है, सवर्ण उसके अंदर है, लेकिन असवर्ण में तो वो भी स्वर भी असवर्ण है ना, वर्ण के तो बाहर हैं। जो सवर्ण नहीं है वो असवर्ण है, काउंट करेंगे। हाँ, उसको असवर्ण में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब आपका इसी प्रकार उवर्ण का असवर्ण, जी भैया जी, ए ए ओ औ ये सवर्ण नहीं है लेकिन असवर्ण है। हाँ, जो सवर्ण नहीं है वो असवर्ण। असवर्ण की परिभाषा क्या है, जो सवर्ण ना हो वो असवर्ण। तो ए आई ओ औ तो ये हमेशा ही असवर्ण है ना, असवर्ण। तो ओ औ ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ का उवर्ण में क्या क्या आ जाएगा, ऊ और दीर्घ, ये दो आ गए, और यहां पर 14 में से दो गए तो 12। तो असवर्ण अगर कभी भी कहा जा रहा है तो 12 तो लेना, लेकिन कौन से 12, तो वो ये देखना पड़ेगा कि किसका असवर्ण, कौन से दो अलग करना है, क्योंकि इवर्ण का भी असवर्ण होगा, उवर्ण का भी असवर्ण होगा, है ना, अवर्ण का भी असवर्ण होगा, और रिवर्ण का भी, पांचों का असवर्ण होगा। तो दो कौन से अलग करने, ये आपको यहां से पता चलेगा कि किसका असवर्ण है ना। हमने कहा विरोधी शब्द बताओ, तो आप पहले पूछोगे भैया किसका बताना विरोधी शब्द, विरोधी शब्द बताना तो किसका बताओगे, है ना। तो वो चीज यहां पे रहेगी, ठीक है। ये क्लियर है, आगे चलें। असवर्ण क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब आपके जो बाकी के 4 स्वर बचे थे, ए आई ओ और औ, तो आपके 10 स्वर हो चुके थे और ये 4 स्वर आपके और हो गए। तो ये जो 4 स्वर हैं, है ना, इन 4 स्वरों को आप एक इसमें क्या कहते हैं, एक और इसमें इनके लिए संज्ञा दी गई है, संध्यक्षराणि, संध्यक्षर। एकारादीनि संध्यक्षराणि, ये संधि अक्षर हैं। अगर हम इसकी संधि कर देंगे तो ये संध्यक्षर कहे जाते हैं। ये हमेशा ही दीर्घ रहते हैं, कभी ह्रस्व नहीं होते ये,
हमेशा दीर्घ रहते हैं। ठीक है, इनके विषय में हम आगे आने पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञाएं हो गई। अभी हमने केवल स्वर के विषय में पढ़ा। क्यों? क्योंकि अभी हम स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक कोई प्रश्न किसी को? किसी को कोई भी भैया जी प्रश्न? जैसे अभी आपने बोला ए और ऐ, तो ये सवर्ण में नहीं आएंगे, करेक्ट? जी, मतलब जैसे ओ और औ भी सवर्ण में नहीं रहेंगे, ये दोनों ही असवर्ण ही रहेंगे। जी, सारो। ठीक है भैया जी। है ना? ये जो दीर्घ मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये इसलिए बताया कि जब हम छंदों की रचना करेंगे, दोहा, सोरठा, बसंतिलिका, मंदक्रांता, आप देखते हैं कभी भी आप पूजा पढ़ते हैं, कोई भी स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, तो उसमें ऊपर छंद लिखा होता है। तो छंदों में जब मात्राएं गिनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ह्रस्व की दीर्घ, ह्रस्व की मात्रा जो रहती है वह 1 रहती है और दीर्घ की मात्रा 2 रहती है। ह्रस्व की हमेशा उसको लघु भी कहा जाता है और दीर्घ की जो मात्रा है, दीर्घ की मात्रा 2 रहती है। तो जब अपन छंदों की रचना करेंगे तो उस समय पर ये हमारे काम आएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं संधि की ओर। ठीक है,